Hi, I am Harsh, and this is the first video of the Django Web Framework course. And in this video, I am going to give you the introduction of the Django Web Framework. And throughout the course, I will upload multiple videos, and each video will contain a particular topic. और हर टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं कंसेप्ट्स, और साथ में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हों। और थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन रहेगा वो मैं आपको एज अ नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल डेफिनेटली बिकम परफेक्ट इन जेंगो वेब फ्रेमवर्क। बस इसका एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जेंगो वेब फ्रेमवर्क सीखने से पहले आपका एक प्री रिक्विजिट है जो कि है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पाइथन को अच्छे से बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप जेंगो वेब फ्रेमवर्क को सीखें। अब जेंगो वेब फ्रेमवर्क से पहले आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ वेब एप्लीकेशन। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट यू कैन एक्सेस थ्रू योर वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला फायरफॉक्स। तो इनके थ्रू क्या है, आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने लोकल डिवाइस पे इंस्टॉल करोगे, देन ओनली यू कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर। बट इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशंस और वी कैन से वेबसाइट में क्या होता है कि आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और इंटरनेट एक्सेस की। अगर आपके डिवाइस में इंटरनेट है और आप वेब ब्राउज़र चला पाते हैं तो आप वेब ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस। सो द फर्स्ट वन इज़ Gmail, then Google Docs, then there are many websites out there like if we can say education related, then there is Java Tea Point, W3 School, and there are many social media platforms also like youtube.com, Instagram, facebook.com. So these are all related to the concept web application. Now there are two main components of web application. The first one is front end and the second one is back end. Now front end is also known as client side, and it focuses on the visual design and user experience of the web application. तो फ्रंट एंड जो होता है वो एक यूज़र इंटरफेस होता है जो कि यूज़र जब वेबसाइट पे विजिट करता है तो द फर्स्ट थिंग ही सो इज़ द वेबसाइट्स फ्रंट एंड। एंड वी कैन क्रिएट फ्रंट एंड बाय यूजिंग मैनी स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML जो होती है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए होती है। CSS इज़ फॉर स्टाइलिंग, जो भी आप वेबसाइट में कलर्स देखते हो या जो भी आपको फ़ॉन्ट्स में दिख रहा है कि उसकी फैमिली कुछ अलग है या फ़ॉन्ट की साइज़ डिफरेंट है, देयर आर गैप बिटवीन द लेटर्स एंड ऑल दोस डिज़ाइनिंग कंसेप्ट्स कम थ्रू CSS, एंड जावास्क्रिप्ट इज़ फॉर डायनेमिक कंटेंट। एंड देयर आर मैनी फ्रेमवर्क्स दैट रिड्यूसेस योर वर्क एंड फास्टन अप योर डेवलपमेंट टाइम. So those frameworks that we use to design the front end are React, Angular, and now you are also listening about Vanilla.js. So these all frameworks are used to design the front end. Now what are the skills that are required to be a front end developer? So you must be a creative person, and you have a strong grasp on UI UX principles and strong coding skills. Now for the backend server side. So backend server side, it handles the data storage, processing and server logic. तो जो भी आपका बैकएंड का लॉजिक होगा वो हम बैकएंड में एक फ्रेमवर्क या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग उसको हैंडल करते हैं। जैसे फ्रंट एंड से जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है तो सारी रिक्वेस्ट बैकएंड के पास आती है और बैकएंड में हमने एक कोड लिखा होता है, उस कोड के बेसिस पे फिर हम उसको रेस्पॉन्स देते हैं। अब वो रेस्पॉन्स में कोई टेम्पलेट हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और या फिर आप बैकएंड में आपका लॉजिक है कि ईमेल सेंड करना है तो वो उसके पास ईमेल जाएगा। आपके जो सारे CRUD ऑपरेशंस हैं जो आप फ्रंट एंड पे कर रहे हैं तो वो बैकएंड से होते हुए डेटाबेस के पास जाएंगे। सो द बैकएंड एक्ट एज अ मीडियरी बिटवीन database and front end. Now what are the technologies that we use to design the backend? So there are programming languages like Python, Java and Ruby, and there are databases like MySQL and PostgreSQL,
and there are also you can use other databases, NoSQL databases, MongoDB, all of that. So for the backend you can use any of that, but with Django we use MySQL or any other relational database. Django doesn't support NoSQL databases. Now we can use frameworks that will reduce our time to create the application. So for framework we have Django, that is a Python based web framework, or there are other Python based web framework also like Flask, Fast API, Streamlit. So all those are also there, but we are going to learn first Django. And there is Java Spring Boot also, that is used to develop the backend of a website. And now the skills that are required to design the backend are strong problem solving skills, object oriented programming knowledge, any one programming language ka knowledge, and then knowledge of databases and server administration. These are all the things that are required to design the backend, or we can say the prerequisites to become a backend developer. Now we are going to discuss about what is static and dynamic websites, and then we will start with the Django web framework introduction. So the static websites are those website in which the same content is there for each and every person. तो जो भी उस वेबसाइट पे विजिट कर रहा है यूज़र, तो उन सब के लिए जो कंटेंट है वो सेम ही होगा. तो इसके एग्जांपल्स क्या हुआ, जैसे लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज लगभग हर यूज़र के लिए सेम होता है. या फिर कोई ऐसी वेबसाइट का पेज जहाँ पे आप एज अ गेस्ट यूज़र हो, आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया और आपकी वहाँ पे प्रोफाइल नहीं बनी है, तो वो हर यूज़र के लिए सेम होता है. होम पेज ऑफ एनी वेबसाइट वी कैन से. नाउ फॉर डायनेमिक वेबसाइट देयर इज़ डिफरेंट कंटेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. इसका एग्जांपल क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पे आपकी पोस्ट अलग होगी, आपके कोई फ्रेंड है उनकी पोस्ट अलग होगी, कोई डिफरेंट यूज़र है उनका सजेशन फील्ड अलग होगी पूरी. तो जो फीड है वो सबकी डिफरेंट होती हैं. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपकी विश लिस्ट डिफरेंट होगी, आपकी यूज़र प्रोफाइल डिफरेंट होगी, आपको सजेस्टेड जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट होंगे. एंड सेम विद जीमेल में आपका इनबॉक्स अलग होगा, किसी और का इनबॉक्स अलग होगा. सो हियर द सर्वर साइड लॉजिक इज देयर इन द डायनेमिक वेबसाइट एंड डेटा डिफर्स पर्सन टू पर्सन. So these are all the prerequisites or we can say the basic terminologies that we have discussed, and now we are going to start with our main topic, that is the Django web framework. Now before discussing about Django, we must know what a framework is. So a framework provides faster development as it contains pre-written code for the tasks that are commonly used in every web application. तो जो टास्क होते हैं जो कॉमनली हम हर वेब एप्लीकेशन में मतलब होते ही होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ऑथेंटिकेशन. तो यूज़र ऑथेंटिकेशन लगभग हर वेब एप्लीकेशन में होता है. तो ये Django जो है वो भी एक फ्रेमवर्क है. तो वो उस पहले से इनबिल्ट जो होते हैं मॉडल्स, जैसे यूज़र मॉडल और इनबिल्ट लाइब्रेरीज और फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनका यूज़ करके हमारा टास्क और फास्ट हो जाता है. अगर हम फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें तो शायद हमको एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़े, जो कि फ्रेमवर्क में हमको नहीं लिखना पड़ता. सो दैट इज़ व्हाट फ्रेमवर्क इज़. नाउ व्हाट इज़ Django? सो Django इज़ अ फ्री ओपन सोर्स पाइथन वेब फ्रेमवर्क एंड इट इज़ रिटन इन पाइथन. तो Django एक फ्री और ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है and it follows the model template view architectural pattern which separates the different aspects of web development for better organization and maintainability. तो Django क्या है, MTV आर्किटेक्चरल पैटर्न को फॉलो करता है, और मेन रीज़न इसका ये है कि रीडेबिलिटी आपके जो वेब कोड की है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंटली. मतलब मॉडल्स के लिए एक अलग फ़ाइल होगी, टेम्पलेट्स के लिए एक अलग फ़ाइल होगी और व्यूज़ के लिए एक अलग फ़ाइल होगी, और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं. और इससे क्या होता है कि एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन उसका, और साथ में मेंटेन करना भी इसको बहुत आसान हो जाता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मॉडल टेम्पलेट व्यू पैटर्न. तो इसको हम एकदम डिटेल में बाद में जानेंगे जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि टेम्पलेट क्या होता है, व्यूज़ क्या होते हैं एंड मॉडल्स क्या होते हैं. अभी हम एक खाली ओवरव्यू देख रहे हैं. सो मॉडल्स डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन रिप्रेजेंटिंग डेटा लाइक यूज़र्स, प्रोडक्ट्स और ब्लॉग पोस्ट. तो मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स हैं. देन सेम वे हियर इन Django ईच मॉडल रिप्रेजेंट्स अ टेबल.
तो जो भी हम मॉडल बना रहे हैं, जैसे यूज़र मॉडल बना रहे हैं, तो वो एक तरह से डेटाबेस की टेबल को हम रेफ़र कर रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हो. देन द सेम वे देयर इज़ प्रोडक्ट, देन वी कैन से डिपार्टमेंट टेबल हो गई. तो हियर वी से इट मॉडल्स. Then there is templates. So templates is what the user sees. So it determines how data is displayed on the user interface. Django uses a templating language like HTML to structure and format content. So हम templates जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं और यूज़र हमारी वेब एप्लीकेशन से उस टेम्पलेट के थ्रू इंटरेक्ट करता है, और जो भी वहाँ से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं व्यूज़, जो कि हमारा अगला पॉइंट है व्यूज़. इट हैंडल्स द यूज़र रिक्वेस्ट एंड इंटरेक्ट्स विथ मॉडल एंड टेम्पलेट्स टू जनरेट द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स. तो आपकी एप्लीकेशन का जो फ्लो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूज़र जो है वो टेम्पलेट के साथ इंटरेक्ट करता है और जो भी उसकी रिक्वेस्ट है वो टेम्पलेट के थ्रू भेजेगा. आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई भी फॉर्म है, आपका लॉगिन फॉर्म हो गया, तो यूज़र ने अपना यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला और उसके बाद उसने लॉगिन बटन पर क्लिक किया. उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी व्यूज़ फंक्शंस के पास जो हम डिज़ाइन करेंगे, और वो फंक्शंस वो रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे और उसका एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देंगे. अब व्यूज़ फंक्शन में हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि वो डेटाबेस में पहले एंट्री चेक कर रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं. तो वहाँ पे हमारा मॉडल्स का कंसेप्ट आता है. तो व्यूज़ जो हैं वो रिक्वेस्ट भेजेगा मॉडल्स के पास, एंड आफ्टर दैट व्यूज़ विल जनरेट अ रेस्पॉन्स टू द एंड यूज़र, और फिर एंड यूज़र को वो रेस्पॉन्स उसके टेम्पलेट पे दिखेगा. इसको हम डिटेल में बाद में और डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जब हम व्यूज़ को पढ़ेंगे, URLs को पढ़ेंगे, टेम्पलेट पढ़ेंगे, तो आपका जो और अभी जो डाउट होंगे वो और ज़्यादा डीप में क्लियर करवाऊँगा मैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ the features of Django. So Django is a rich set of built-in features, and aiming to provide everything you need for most of the web development tasks. This include functionalities for user authentication and authorization. तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यूज़र ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए Django बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स हमको प्रोवाइड करता है. इनबिल्ट बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिससे हमको ये टास्क परफॉर्म करने में बहुत ईजी होता है. द सेकेंड वन इज़ डेटा एक्सेस एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी ईजी बिकॉज वी फॉलो द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर वेर वी डोंट हैव टू एक्चुअली राइट द SQL क्वेरीज. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और हमको SQL क्वेरीज या फिर कोई और डेटाबेस की क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है. और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर आपको क्वेरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग आता है तो आप डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, सारे CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. ये भी हम आगे पढ़ेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ URL राउटिंग. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड Django हैज़ सम इनबिल्ट फीचर्स फॉर इट. द नेक्स्ट वन इज़ वेब फॉर्म्स and then security features. Django provide a lot of inbuilt security features to protect from unauthorized access. And the next one is administrative interface. So this is the one that is out of the box, because the Django automatically creates a admin interface. So for every website an admin interface is really important to handle all the forms, requests or feedback forms, contacts and other CRUD operations. For that the administrative interface is really important, and the Django automatically creates it, and we can also create a custom admin interface, जो कि हम आगे अभी जब प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. And now the next topic is when to use Django. So there are many frameworks, then why to use Django? So Django is a great choice for developer for various web applications including, तो ये जो वेब एप्लीकेशंस हैं ये सारी आप Django के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और इनके लिए एज अ Django को बेस्ट माना गया है. सो द फर्स्ट वन इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, द सेकेंड वन इज़ e-commerce प्लेटफॉर्म्स, देन सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट्स, एंड देन देयर इज़ कस्टम वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज़. तो कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं जिनमें लार्ज स्टोरेज है या फिर देर आर मैनी sub pages or many pages, then we use Django. Now for backend, why Python and Django is the best option? So the first point is rapid development. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स जो है वो Django प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा डेवलपमेंट टाइम कम होता है, और
it allows developers to build application faster. एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी. ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि बिल्ट इन प्रोटेक्शंस होती हैं जो कि हमको बचाती हैं. बहुत सारी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इन सब चीज़ों से हमें जेंगो की जो इनबिल्ट फीचर्स हैं वो बचाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी. तो जेंगो कैन हैंडल स्मॉल टू लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस. इट्स मॉड्यूल डिज़ाइन allows for easy expansion as your application grows. तो हम जो लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी ईजीली जेंगो के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लार्ज कम्युनिटी. सो वी ऑलरेडी नो पाइथन हैज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी आउट देयर एंड ऑल्सो जेंगो हैज़ अ वास्ट एंड एक्टिव कम्युनिटीज़ दैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड सपोर्ट फॉर डेवलपर्स. तो जब आप एक्चुअली एज अ प्रोफेशनल जब आप जेंगो पे काम करेंगे किसी कंपनी में, तो उस टाइम हो सकता है कि आपको बहुत सारे एरर्स आएँ या फिर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे क्या करना है. तो देर इज़ अ big community out there and you can find the solution of your errors on Stack Overflow or any other platforms. Like some also write articles on a particular problem, so there is no problem if you choose Django as and go ahead in your backend development career. Now, what are some of the companies that use Django for their web services? The first here is social media. So Instagram is a very famous social media application that uses Django for some of its tasks and services. Then Pinterest, and then there is Disqus, that is a commenting platform. Then streaming services like Spotify use Django for entertainment. Here Netflix uses Django, and the Washington Post, that is a news website, that also uses Django. And Dropbox, it also uses Django, and others are here Mozilla, YouTube, Eventbrite, and National Geographic, and there are many more websites that uses Django for their web development services or to create APIs and all. For API creation, we have Django REST framework that we will also discuss as a separate course once we finish learning about Django. And that's it. So this is it for today's video. This is just a basic introduction. In the next video we are going to discuss how to install the Django, and then we will cover single topics. And thank you. That's it from my side.